हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो अभी आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, क्योंकि एक पीडीएफ बनाई थी, सॉरी पीपीटी बनाई थी और बना के बैठा था और सोचा कि ठीक है अब अपना कंप्लीट है। जैसे ही उसको क्लोज किया वो बिना सेव हो क्लोज होगी भाई, सारा काम खत्म, मतलब सारा पानी फिर गया, दोबारा नई पीपीटी बनाई है, इस वजह से लेट हो गया। बाकी आपको रोजाना 12 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगा, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट फटाफट खत्म करते हैं। तो वेलकम टू 25 जीके क्वेश्चन सीरीज। आपको पता ही है कल का वीडियो यही था सेम, और 25 क्वेश्चन हमने कल किए थे, 25 आज करेंगे। 25 क्वेश्चन ही रहेंगे रोजाना। बस ये है कि कल टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था, 45 मिनट लग गए थे। आज कोशिश करेंगे 35 मिनट में खत्म करें। वीडियो में ज़्यादा टाइम लगाएंगे, अभी खत्म कर देंगे। बस आपको याद भी करवा दूंगा पूरे पूरे क्वेश्चन, वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चन याद करवा दूंगा आपको इसके क्लास के अंदर ही, ठीक है भाई। चलिए पहला क्वेश्चन आज क्लास नंबर 2 है, और पहला क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन पे वो करते हैं फोकस। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? पहले आप दिमाग लगाओ, आपके दिमाग में क्लिक हो गया तो ठीक है, नहीं मेरा आंसर देख लेना। 1 नवंबर 1947, 1 नवंबर 1950, 1 नवंबर 1956 या 1 नवंबर 1955। तो कब हुआ मध्य प्रदेश का गठन? हुआ ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, यानी मध्य प्रदेश फॉर्म्ड हुआ, FORMED फॉर्म्ड हुआ, ठीक है भाई। और इसके अलावा इसके अलग फैक्ट क्या याद रखने हैं? वो है राजधानी। राजधानी इसकी क्या है? भोपाल है, राजधानी भोपाल है। इसका राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। और विधानसभा में सीटें कितनी? 230। राजस्थान में कितनी थी? कल राजस्थान याद किया था, राजस्थान में कितनी थी? 200 थी। और इसमें कितनी है? 230 है, याद रखनी है। और राज्यसभा में सीटें कितनी है? विधानसभा तो क्या होती है? स्टेट के अंदर होती है। जैसे वहां पे लोकसभा होती है ना सेंटर में, वैसे स्टेट में विधानसभा होती है। तो राज्यसभा में सीटें कितनी है? राज्यसभा जहां राज्यसभा अपनी है दिल्ली में, वहां कितने लोग जाते हैं? मध्य प्रदेश से 11 लोग जाते हैं, यानी 11 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश की? 29 सीटें हैं। और सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य, ये एक अच्छा फैक्ट है, याद रखना है आपको, पूछा जाता है एग्जाम में। सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तो 4-5 फैक्ट मैंने आपको इस क्वेश्चन में करवा दिए, और आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? मैकमोहन रेखा इंडिया चाइना को अलग करती है, इंडिया पाकिस्तान को अलग करती है, इंडिया बांग्लादेश को अलग, इंडिया अफगानिस्तान को अलग करती है, या फिर इंडिया श्रीलंका को अलग करती है? किसके बीच में है ये मैकमोहन रेखा? तो मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? आंसर आपका ये रहा। ऑप्शन नंबर 1 इंडिया चाइना, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। और मैकमोहन रेखा के बारे में एक फैक्ट आपको और याद रखना है, वो ये है कि मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश से अलग होती है। हमारे इंडिया की बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश, फिर चाइना, और बीच में मैकमोहन रेखा। ये हमारा इसका आंसर है। तो वैसे तो याद करने को मतलब सारी जितनी बाउंड्री लाइन्स है सब याद कर लें एक ही वीडियो में, पर उसका कोई मतलब नहीं है, फिर कोई ऐसा फैक्ट छूट जाएगा उससे। जो मैकमोहन रेखा से देखो एक ऐसा फैक्ट बताना था आपको, ये छूट जाता। क्वेश्चन तो अब सबको पता है, चाइना और इंडिया के बीच में है मैकमोहन रेखा, पर अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। ऑप्शन में मेघालय या फिर कुछ और कोई और ऑप्शन में स्टेट दे देगा, चकमा खा जाओगे ना, इसलिए आपको सारे के सारे फैक्ट याद होने जरूरी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? एक एक मंत्री याद करते जा रहे हैं। पहली जो सरकार बनी थी 1947 के जस्ट बाद में, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद थे, या फिर सरदार बलदेव सिंह थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? कौन थे भारत के पहले रक्षा मंत्री? थे ऑप्शन नंबर सी, सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह के बारे में तो ये बात होगी कि हमारे कौन से मंत्री थे? रक्षा मंत्री थे पहले। उसके बाद में बात कर लेते हैं मौलाना आजाद के बारे में। मौलाना आजाद कौन थे? हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशनल मिनिस्टर थे पहले मौलाना आजाद। उसके बाद बात करते हैं सरदार पटेल। तो सरदार पटेल जो हमारी पहली सरकार बनी थी स्वतंत्रता के बाद में 1947 के बाद में, उसमें वो गृह मंत्री थे, जो अभी अमित शाह जी है ना, वैसे गृह मंत्री थे, और सूचना प्रसारण मंत्री थे। दोनों के दोनों जो मिनिस्ट्री है उनके पास थी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। श्री नरेंद्र मोदी किस क्रम के प्रधानमंत्री है? श्री नरेंद्र मोदी किस क्रम के प्रधानमंत्री है? अब ऐसा तो सबको पता है कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री है, पर किस क्रम के है ये नहीं पता होता। तो श्री नरेंद्र मोदी 13th है, 14th है, या 15वें या 16वें है? तो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है? ऑप्शन नंबर बी, 14th नंबर प्रधानमंत्री, 14 नंबर प्रधानमंत्री है। और पहली बार वो कब बने थे? फर्स्ट टाइम बोलो 26 मई 2000, अरे ये तो प्रिडिक्शन कर दी मैंने, 2024। फर्स्ट टाइम वो बने थे 2014 में, 2014 में बने थे, फर्स्ट टाइम बने थे 26 मई 2014 में। 2024 वाली तो मैंने फिर ऐसे रैंडमली प्रिडिक्शन होगी भाई, ये तो आएंगे तो मोदी जी। बताओ, अब देखो मेरे अपने आप से लिखी गई है, मैंने कोई जानबूझ के नहीं लिखा था भाई, मिस प्रिंट हो गया। सेकेंड टाइम में कब बने थे? 30 मई 2019 को। और थर्ड टाइम में कोई पता नहीं, संभावना कभी भी बन सकते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे पहले
फर्स्ट टाइम बने थे 26 मई को 2014 को, दूसरी टाइम बने थे 30 मई 2019 को। 2 बार हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं नरेंद्र मोदी, और तीसरी बार की आने की संभावना पता नहीं। ठीक है, नरेंद्र मोदी किस क्रम के प्रधानमंत्री है? तो 14वें क्रम के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी आंसर। और 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए है? योजना एक डेली याद करेंगे, और ये वाली योजना कल याद करी थी, प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना, और ये आज याद करेंगे, अटल व्यय अभ्युदय योजना या फिर प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना या नई एकीकृत खाद्य योजना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटल व्यय अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना इनमें से कौन सी योजना वरिष्ठ नागरिकों, यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक है हमारे देश के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए कौन सी योजना चलाई सरकार ने? अटल व्यय अभ्युदय योजना। अभ्युदय 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 अभ्युदय, देखो हिंदी का वर्ड भी कोई टफ हो सकता है, बोला नहीं जाता कई बार। अभ्युदय योजना, ठीक है, इंग्लिश से हार्ड हिंदी है, लोगों को इंग्लिश हार्ड लगती है, इंग्लिश से हार्ड हिंदी है, हिंदी पढ़ के देखो कभी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सुधार करना है। सिंपल सा फैक्ट याद कर लेंगे, और ये चीजें इंग्लिश में भी लिखी है, बाइलिंगुअल है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज मैंने बाइलिंगुअल करी है। इंग्लिश मीडियम वाले ये तो कतई ना सोचे कि हिंदी मीडियम की क्लास है। ठीक है भाई, आगे 6वां क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है? टैगलाइन होती है ना, जैसे लिखा होता है उस पर एक बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके नीचे टैगलाइन होती है, बैंक पे नहीं लिखी होती, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह में होती है टैगलाइन लिखी हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, वन फैमिली वन बैंक, योर ओन बैंक। तो इसकी टैगलाइन क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ बड़ौदा की हुई थी 1908 में, आजादी से पहले ही स्थापित हो गया था बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत पुराना है भाई। इसके अंदर कौन कौन से बैंक मर्ज हुए, मतलब कौन से छोटे बैंक थे जिनको बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया था? कौन से? एक तो देना बैंक है, जो देना बैंक है, और एक विजया बैंक है। विजय बैंक है, विजय माल्या के नाम पे नहीं है, कहीं आप दिमाग लगा लो। एक विजय बैंक है और एक देना बैंक है, ये दोनों के दोनों बैंकों को क्या इसमें मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। ठीक है भाई, या विजय माल्या के नाम पे था, पता नहीं भाई, इतना पता नहीं, शायद मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्या पता। क्या लेना देना अपने को यार, विजय माल्या के नाम से हो या ना हो, अपने को इतना याद रखना है। एक तो विजय बैंक 2019 में और देना बैंक को 2019 में, दोनों बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई? 1908 में हुई। इसकी टैगलाइन क्या है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बड़ौदा से 2 फैक्ट याद करने, और इसके अंदर बैंक को कोई पूछेगा कि आपको विजय बैंक और देना बैंक को किस में मर्ज कर दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात में, वडोदरा गुजरात। बड़ौदा भी गुजरात में है, वडोदरा गुजरात में है। ठीक है भाई, इसका हेडक्वार्टर। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय आपको कल मैंने बताया था ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके कितने वो होते हैं, भाग होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में, लंदन में, यूएसए में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का वो 6 अंक बताए थे आपको लास्ट में वीडियो, आप पीपीटी को रिवीजन किया करो बार बार। 6 अंक बताए थे, मैंने कहा कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो उसमें से एक अंग ये है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, संयुक्त महासभा, राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसकी स्टैब्लिशमेंट यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, हमारी आज़ादी से जस्ट पहले, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था दूसरा, उसके जस्ट बाद में ये बनाया गया था पूरा का पूरा संयुक्त राष्ट्र महासभा वगैरह। और इसके प्रेसिडेंट अभी कौन है? साबा कोरोसी। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रेसिडेंट कौन है अभी, चीफ कौन है उसका? तो साबा कोरोसी। और स्टैब्लिशमेंट क्या कब इसकी? 1945 में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से, यूपी से, या फिर मणिपुर से? किससे संबंधित है कुचिपुड़ी? तो कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और इतना सा तो याद करके कुचिपुड़ी का खात्मा नहीं होगा। कुचिपुड़ी याद करने के लिए ट्रिक याद करनी पड़ेगी। कल भरतनाट्यम की ट्रिक याद करी थी, अलार्म वैली वाला। भरत ने अलार्म बजी तो भरत ने उठकर अपनी माता रुक्मिणी देवी के पदम छुए और अपने सुंदर बहन या सुंदर दोस्त मीनाक्षी देवी के साथ मिलकर अपने सारे भाइयों को लेकर कहाँ चला गया? बाल कृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। ये ट्रिक थी कल भरतनाट्यम की। आज कुचिपुड़ी की ट्रिक देख लो। ठीक है भाई, कुचिपुड़ी की ट्रिक ऐसी है कि कुचिपुड़ी में कुछ नाम तो फिक्स है, जैसे रेड्डी जिसके नाम के आगे लगाओ ना, कुचिपुड़ी रेड्डी। पूड़ी रेडी होती है ना, अपन कहते हैं अरे भाई खाना रेडी हो गया क्या? तो पूड़ी रेडी होगी, ऐसे याद रखना है, पूड़ी रेडी होगी, पूड़ी रेडी। तो जब भी रेडी देखो आप, किसी का भी सरनेम रेडी देखो, तो आपने कुचिपुड़ी ठोक देना आंसर। ठीक है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी,
और ये कौन है, पद्मजा रेड्डी और भावना रेड्डी और यामिनी रेड्डी, ये सारे के सारे। रेड्डी जब भी नाम आएगा तो आपका कुचिपुड़ी होगा। उसके बाद में दो मैंने कल आपको नाम उसमें बताए थे, यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई, ये दोनों के दोनों आपके भरतनाट्यम में भी है और कुचिपुड़ी में भी है, दोनों में ध्यान रखना, ये कॉमन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन इन्हीं से बनता है क्योंकि कॉमन है सबको, जो कॉमन होते हैं ना, जो क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग जो होते हैं उनको ही पूछा जाता है ज्यादातर। यामिनी कृष्णमूर्ति हो गए और मल्लिका साराभाई, ये भरतनाट्यम में भी है और कुचिपुड़ी में भी है, ध्यान रखना है। इसकी ट्रिक देख लो, एक सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए, जहां उन्होंने एक सुंदर लड़की दोनों में रहेगी, उसमें भी है और उसमें भी है, सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पूड़ी खाई। सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में, सत्यम और सतीश नाम के दो लड़के हैं, लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए जहां उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पूड़ी खाई। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक से कैसे याद रखना है, आइए, वेम्पाटा चिन्ना सत्यम, इससे याद हो जाएगा, सत्यम से याद हो जाएगा। अपर्णा सतीशम किससे याद हो जाएगा, सतीश से याद हो जाएगा। और लक्ष्मी नारायण शास्त्री किससे याद हो जाएगा, लक्ष्मी से याद हो जाएगा। और ये कौन है, वेदांता सत्यनारायण, ये किससे याद हो जाएगी, सत्यनारायण से याद हो जाएगी। और ये स्वप्ना सुंदरी किससे याद हो जाएगी, उन्होंने सुंदर लड़की सुंदर से याद हो जाएगी। और शोभा नायडू किससे याद हो जाएगी, शोभा से याद हो जाएगी। कुचिपुड़ी तो ये है ही कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी से कच्ची पूड़ी खाई यानी कुचिपुड़ी हो जाएगा उससे। तो एक तो आपको ट्रिक याद रखनी है, सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए जहां उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पूड़ी खाई, एक तो ये ट्रिक याद रखनी है। दूसरा, जिस भी नाम के आगे रेड्डी देखो, सरनेम रेड्डी देखा, कुचिपुड़ी, खत्म खेल। और जब से जो इंपॉर्टेंट है वो यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई, यही पूछे जाते हैं। कोई क्वेश्चन होता है जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा उसमें ज्यादा लगाएंगे, और कोई क्वेश्चन होगा जो सीधा निकालने वाला होगा उसमें सीधा भी निकालेंगे। ठीक है भाई, चलिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान कहाँ पे है, भेड़ और ऊन देखिए आप, बीकानेर का ऑप्शन मत ठोक देना, बीकानेर में क्योंकि इसकी फैक्ट्री है भेड़ के ऊन की, तो वो ऑप्शन में मत लगा देना। इसका भेड़ का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, देखो टोंक राजस्थान में है, जयपुर राजस्थान में है, बीकानेर राजस्थान में है, वेयर नन ऑफ दिस, तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 टोंक राजस्थान में। भेड़ और ऊन का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, टोंक राजस्थान में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसके बारे में जो मैंने आपको बता दिया। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र की 1962 में हुई थी। याद एक बार नजर मार लेना, बाकी रटने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता, बस इतना याद रखना है कि टोंक राजस्थान में है। ठीक है, अभी 10वां क्वेश्चन, लद्दाख की प्रमुख जनजाति कौन सी है, लद्दाख की प्रमुख जनजाति गुज्जर, कनोरा, बकरवाल या चंगबा। बकरवाल कहाँ की है, कल पढ़ा था, जम्मू कश्मीर, बकरवाल जम्मू कश्मीर की है, कल पढ़ा था। ठीक है ना, और आगे देख लो इसका आंसर क्या है, लद्दाख की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो वह डी, चंगपा जनजाति है वो लद्दाख की है। ट्राइब्स ऑफ लद्दाख की, अब एक इंपॉर्टेंट कुछ ट्राइब्स याद कर लेते हैं, जनजातियां होती है, एग्जाम में फैक्ट पूछा जाता है कि यही तो स्टैटिक जी के जो फिक्स है, स्टैटिक का मतलब फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ट्राइब्स हैं, ये अपने कहाँ के, लद्दाख की हैं। एक तो कौन सी होगी, चंगपा होगी, दूसरी गर्रा होगी और तीसरी बाल्टी होगी। चंगपा, गर्रा और बाल्टी, 10 बारी इसको नाम को पढ़ोगे, चंगपा, गर्रा, बाल्टी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सेट हो जाएगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एकदम फटक से याद आएगा, अच्छा ये चंगपा, इसका नाम तो अच्छा इसे लद्दाख से रिलेटेड थी ये कुछ। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है, ज्यादा से ज्यादा उसको बोलना है, रिपीट करना है, मुंह से रटना है। कहने का मतलब, रटना कहे तो एक नेगेटिव सा वर्ड लगता है कि मैं रट रहा हूं, पर बोल के याद करना इसे गुड वर्ड। ठीक है, साउंड्स गुड। मानव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मानस के नाम से जो वो कहाँ है, असम में, मणिपुर में, मेघालय में या त्रिपुरा में। यही 4 स्टेट है जहाँ पे ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछता है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को, असम, मणिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, इससे। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है, मानस कहाँ पे है, असम में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य का आसाम में, मानस आसाम, याद हो गया। यूनेस्को में शामिल कब हुआ था ये मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, 1985 में हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो डेट याद करनी है वो करनी ही है जो मैंने इसमें लिखी है। अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो मैं बता दूंगा साथ साथ कि ठीक है इसको एक बार देख लेना, पर और सारी डेट ये आपको याद होनी चाहिए। 1985 में यूनेस्को में शामिल हुआ था ये असम मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है भाई, और यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी जाती है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, आज देख लो। यूनेस्को की तो बहुत बातें करेंगे पर एक फुल फॉर्म आज देख लो। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारी यूनेस्को की फुल फॉर्म है, जिसके अंदर बहुत सारी साइटें हमारी, जयपुर और अहमदाबाद 2 सिटी है, ऐसे करके मतलब बहुत सारी साइटें हमारी, 140 प्लस साइटें हैं। उन सबको धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे बोला ना कल, धीरे धीरे छिंटे मारेंगे अपने ज्ञान के।
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? बायोस्फीयर रिजर्व कल बताया था, बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और मेघालय में या त्रिपुरा में। तो कहाँ पे है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व? है ए, ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। तो ये इसके लिए दूसरा फैक्ट क्या याद करना है, वो ये यूनेस्को में ये कब शामिल हुआ था? यूनेस्को में होता है 2004 में, ये याद कर लेंगे, 2004 में ये शामिल हुआ था। नंदा देवी चोटी, नंदा देवी पीक कहाँ पे है? ये यहीं पे है, उत्तराखंड में है। और इसकी लंबाई, ऊंचाई कितनी है, वो हाइट कितनी है, वो है 7816 किलोमीटर। दो फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी पीक है, मतलब पहाड़ों की वो होती है ना, चोटी है वो है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 7816 किलोमीटर। ये 2-3 फैक्ट याद करने हैं, जो याद करने हैं वो करनी है बस। याद नहीं होता बार बार पढ़ो, बस PDF आपको मिल जाएगी चैनल के अंदर। व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मतलब व्यास नदी कहाँ से निकलती है? नियर मानसरोवर लेक और वेरीनाग से निकलती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है, ईस्टर्न घाट से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? व्यास नदी निकलती है नियर मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक से निकलती है, उधर वो चाइना वाली बॉर्डर पे। कभी मैप में बताऊंगा आपको, और अभी आपको इतना सा याद करना है। एक नदी से एक फैक्ट याद करते हैं, एक आधा फैक्ट याद करते हैं, ताकि याद करने में भी आसानी रहे। कोई क्वेश्चन अब कुचिपुड़ी का आ गया तो उसको तो पूरा ही करना पड़ेगा, उसमें एक फैक्ट करेंगे तो फिर अलग रह जाएगा वो तो, ठीक है। तो व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वह नियर मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक से ये व्यास नदी निकलती है और गिरती कहाँ पे? सतलुज नदी में जाकर गिरती है। इसका डेल्टा कहाँ बनाती है? कल भी बोला था ना, डेल्टा वो मतलब कि वहां पे नदी जाके गिर रही है। कहाँ पे गिरती है? ये गिरती है सतलुज नदी में गिरती है। तो व्यास नदी कैसे याद रखोगे आप? अपने तरीके से बना लो। मैंने तो ये बना रखा है, बीकानेर में एक व्यास नाम की एक कॉलोनी है, व्यास कॉलोनी बोलते हैं जिसको, यहाँ पे मानसरोवर है, ठीक है, जयपुर में। तो बस इस तरीके से मैंने अपनी इस ट्रिक बना रखी है, आप अपने हिसाब से बना लो, या सीधा रट के याद करो ना। व्यास नदी में भाई, व्यास नदी जो है वो उद्गम स्थल इसका मानसरोवर में है और सतलुज में जाके गिरती है, ठीक है। और नदियों को मैप से भी करेंगे अपन, आगे के वीडियोस में मैप से करेंगे नदियों को। एक बार थोड़े थोड़े फैक्ट याद कर लेते हैं, बाद में मैप से करेंगे। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को या 4 जनवरी को? ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को ब्रेल दिवस। कैसे याद किया हुआ है मैंने? बेल होता है ना, बैल होता है, बैल होता है ना, बैल के कितने पैर होते हैं? 4, तो 4 जनवरी याद कर लिया। अब कहोगे 4 फरवरी भी तो हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है, ऐसा थोड़ा तो आपको आइडिया रहना चाहिए ना। ब्रेल दिवस कब आता है? जनवरी में आता है, जनवरी में आता है ब्रेल दिवस। और 4 जनवरी को बेल से याद कर लिया कि बेल के 4 पैर होते हैं, इससे 4 जनवरी हो गया, याद हो गया। पर इतना थोड़ा तो आपको याद रहना चाहिए, जनवरी में होता है 4, तो अब 12 महीने होते हैं 4 के। टुवर्ड्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टुवर्ड्स फ्रीडम किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरोजिनी नायडू, या नन ऑफ दिस? तो किसने लिखी? हमारे चाचा नेहरू जिसको बोलते हैं, तो कौन है? जवाहरलाल जी नेहरू, ठीक है। उनकी बुक और जवाहरलाल नेहरू की वो दूसरी बुकें याद कर लो, जैसे महात्मा गांधी कल याद की थी ना, पाथवे ऑफ गॉड, ट्रूथ ऑफ माई वे ट्रूथ, ऐसी कुछ बुक थी, मतलब ट्रूथ के रिलेटेड थी। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऐसी थी वो बुक। तो कुछ एक बुक तो महात्मा गांधी की याद कर ली, जो इंपॉर्टेंट है वो याद करा रहा हूँ आपको। आज जवाहरलाल नेहरू की याद कर लो। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब जवाहरलाल नेहरू की सारी बुक्स थी ना, वो इंग्लिश में थी, हिंदी में नहीं थी। मतलब इनके नाम है ना, हिंदी में नाम है, इंग्लिश वाले कोई AP बता दो इसमें है तो कोई भी नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से ऐसे याद रख सकते हो, डिस्कवरी हुई इंडिया की, भारत आजाद हुआ। डिस्कवरी नहीं मतलब भारत आजाद हुआ, डिस्कवरी का मतलब ऐसे होता है कि खोज हुई, तो खोज ही करी, स्वतंत्रता की खोज करी। स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे भगत सिंह वगैरह, तो उन्होंने खोज करी, तो हमारी डिस्कवरी हुई सबसे पहले। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि उन्होंने डिस्कवरी के ऊपर ही बुक लिख दी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ट्रिक बना रहा हूँ, ट्रिक से याद करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी अपने जवाहरलाल नेहरू की बुक है। लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, इंदिरा गांधी जी को वो लेटर लिखते थे, वो अपने बुक में उन्होंने लिखे हैं। तो ये उनका जो है वो उनकी बुक है, और आसानी है याद करना, आसानी है। अपने डॉटर को लिखते थे इंदिरा गांधी को, एक ही डॉटर हुई है PM की, जो वापस PM बनी है, तो वही है, लिख सकते हैं अपन, ए लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ऐसे बोल सकते हैं कि वो लेटर सारे अपनी बेटी को भेजते थे वो, ठीक है। टुवर्ड्स फ्रीडम, टुवर्ड्स फ्रीडम अपने याद कर ली। एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। खुद की ऑटोबायोग्राफी खुद ने लिखी थी और उसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। शिवरमन समिति किससे संबंधित है? एक समिति डेली करते हैं। शिवरमन समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से, नाबार्ड से, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट से। तो किससे संबंधित है शिवरमन समिति? है नाबार्ड से। नाबार्ड एक छोटा बैंक है जो ग्रामीणों, जो रूरल एरिया होते हैं ना, वहां पे लोन वगैरह देता है नाबार्ड, ठीक है भाई। तो शिवरमन समिति किससे संबंधित है? वो है नाबार्ड से। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो अपने रूरल एरिया जो होते हैं ना, गाँव वगैरह, वहां पे ये लोन देता है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को।
ये इतनी बार पूछा गया ना एसएससी में, इतनी बार पूछा गया, बस क्या बताऊं आपको। ये 12 जुलाई 1982 इतनी बार पूछा गया, आपको याद रखना है, मतलब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई 1982। नाबार्ड के मुख्य 3 कार्य क्षेत्र के हैं, वित्तीय, विकासात्मक और पर्यवेक्षी। इंग्लिश वाले भी देख लेना। और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात वो यही है कि शिवरमन समिति है वो नाबार्ड से संबंधित है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी तो शिवरमन समिति से पूछा गया था कि कैसे क्या करना चाहिए, मतलब कुछ भी नया स्टार्ट होता है तो एक समिति बनाई जाती है कि भाई आप बताओ, राय दो इसके अंदर क्या करना चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस टाइम भी बहुत सारी वो बनी थी, समितियां बनी थी उस तरीके से, मतलब समितियां बनी अलग अलग। तो शिवरमन समिति के नाम से जो समिति थी वो नाबार्ड की स्थापना के टाइम बनी थी। नाबार्ड की स्थापना के लिए इनका रोल था शिवरमन समिति वालों का, ठीक है भाई। और नाबार्ड की स्थापना कभी 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड के मुख्य 3 कार्य क्षेत्र, वित्तीय, विकासात्मक और पर्यवेक्षी। ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, इतना मैंने लिख दिया है, बाकी आप चाहो तो रट लेना, बाकी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। वो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ऊपर लिखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व, अब 2011 की जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेली करेंगे। एक बार में 2011 की जनगणना को निपटा देना एक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे थोड़े थोड़े याद करते हो, थोड़े थोड़े। आज 2011 की जनगणना से जैसे मैंने घनत्व ले लिया, कल कोई और चीज ले लेंगे, परसों कोई और चीज ले लेंगे, हमारे पास दिन बहुत है, थोड़ी थोड़ी चीजें याद करेंगे। एक चीज को एक बार में याद कर देते फिर भूल जाते हैं, वो याद रहती नहीं है, थोड़ी थोड़ी याद करते हैं ना, याद रहती है। तो क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, पर्सन लिखना था मैंने, 382 पर्सन पर स्क्वायर मीटर, 372 व्यक्ति पर स्क्वायर मीटर, या फिर 482 व्यक्ति पर स्क्वायर मीटर या फिर किलोमीटर, और 305 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या है? इसका 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, ये ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताया, ये सीएचएसएल जो अपना अभी प्री हुआ था, 2023 का सीएचएसएल प्री हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। और एक जो सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन जो डीडीए के एग्जाम में भी पूछा गया था, मैंने दे दिया था वो एग्जाम, और मेरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि देश की कुल साक्षरता दर कितनी है। इतनी बार पूछा गया, एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया। तो ये जो 2-3 फैक्ट मैंने लिखे ना 2011 सेंसस के, आपने रट लेने हैं, ठीक है। 2011 सेंसस से कुछ भी नहीं छोड़ना। इनका लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां हैं देश के अंदर। 2011 की जनगणना के हिसाब से बात हो रही है तो 943 हमारा रेशियो है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक तो हमारा जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा जनसंख्या घनत्व है, घनत्व हमेशा स्क्वायर में निकलता है। 2011 सेंसस के अनुसार दूसरा फैक्ट क्या याद करना है, देश की कुल साक्षरता दर, कितने पढ़े लिखे कितने लोग हैं, 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो इसमें बोला गया है 74.04% लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षरता दर है ये हमारी। लिंगानुपात 943, और बाल लिंगानुपात मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं, तो 927 लड़कियां हैं 9,000 पे। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो 1000 पे 927 है, उसके बाद में जब वो बड़े होते हैं तो उनका लिंगानुपात होता है 943, ये कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आया भाई। क्या पता, आप डाटा याद तो करना ही है, पर ये थोड़ी सी बात हजम नहीं हो रही कि कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, क्या पता मुझे नॉलेज नहीं होगा इस चीज का। या तो भाई 927 यहाँ तो बच्चे तो 927 है, और बड़े हो जाते हैं तो एकदम से 943 कैसे पहुंच जाते हैं। क्या पता कोई और फैक्टर रहा होगा उनको जोड़ने का, क्या पता भाई, वही जाने, या फिर उन सबको कैलकुलेट करते होंगे, पता नहीं, जो भी है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि 3-4 फैक्ट है जो 2011 की जनगणना से याद करने, और इतना ही नहीं है, बहुत है जनगणना से याद करने को जो अलग अलग क्वेश्चन में करेंगे। डायरेक्शन जनरल डे ला सिक्योरिटी एक्सटीरियर किस देश की खुफिया एजेंसी है? खुफिया एजेंसी याद करनी है। जैसे भारत की रो है, रो कहाँ मिलती है सबसे ज्यादा? रो मिलती है अपने पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रो के बहुत हमारे अधिकारी है जो हमारे रहते हैं वहाँ पे रो के, और खुफिया एजेंसी होती है, किसी को पता नहीं होता। तो डायरेक्शन जनरल डे ला सिक्योरिटी एक्सटीरियर किस देश की खुफिया एजेंसी है? फ्रांस की है, जापान की है, इंडिया की है, यूएसए की है। तो किसकी है भाई? ये ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की, बस इतना याद करना है, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की ये हमारी डायरेक्शन जनरल डे ला सिक्योरिटी एक्सटीरियर। नाम से पता लग रहा है डे ला फा कुछ ऐसे डाला गया नाम के अंदर, तो ये फ्रांस के इधर ही होती है लैंग्वेज ऐसी, ठीक है भाई। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किसने की? इससे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा एक, ये BRO से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से। सीमा सड़क संगठन, सीमा वो वाली सीमा हैदर नहीं है इसको, वो वाली नहीं है, ठीक है भाई। कहीं आप सोचो इंपॉर्टेंट फैक्ट वो बताऊंगा।
सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? 1 मई 1960 को हुई, 4 मई 1960 को हुई, 6 मई 1960 को हुई या 7 मई 1960 को हुई? कब हुई बताओ? ऑप्शन नंबर डी 7 मई 1960 को हुई। तो सीमा सड़क संगठन से इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो वो क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? 7 मई 1960 को। 7 मई 1960 को 2-3 बारी बोलोगे, ये रहा 7 मई 1960, 2-3 बारी बोलोगे याद हो जाएगा। 7 मई 1960, 7 मई 1960, 7 मई 1960। सीमा से याद करा था मैंने 7 ट्रिक बना के, पर अब याद नहीं आ रही मेरे को, पर ये 7 मैंने सीमा हैदर से किया था भाई याद, अभी 2-3 दिन पहले ही दिमाग में आया था। और मिनिस्ट्री कौन सी है? डिफेंस। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा था वो ये है, देखो अपनी मिनिस्ट्री क्या? डिफेंस है। अब इसमें सीमा सड़क संगठन आप जैसे देखोगे ना आप चकरा जाओगे। ऑप्शन में क्या दिए जाते हैं? एक तो डिफेंस वाली देंगे, एक गृह मंत्रालय देंगे और एक आपको कोई और दे देंगे। तो इसमें आप चकरा जाओगे कि यार कौन सा मंत्रालय होगा, पता नहीं। सीमा सड़क संगठन, सड़क आ रही है, सड़कों का नाम है, तो आपको लगेगा यार पता नहीं कौन सी मिनिस्ट्री है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री है, याद रखना है बस, आज से दिमाग में छाप लो कि जब सीमा सड़क संगठन से आएगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री है क्या, मतलब रक्षा वाली बातें हैं सारी। सीमा आ गई ना, सीमा संगठन रक्षा, बार बार मेरे मुंह से मत निकलो वो, सेम टू सेम, ठीक है भाई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है इसका, सीमा सड़क संगठन, BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन पे ज्यादा ठहरने का मतलब यही है कि बार बार उसको रिपीट करके आपको याद करवाना। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? देखो आगे अपना साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन आगे, ये क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन तो आपको जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे एक एक क्वेश्चन रोजाना करेंगे। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, हमारा जो सैटेलाइट था, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट था, लूना था या अपोलो 11 था या नन ऑफ दीज? कौन सा था भाई? तो हमारा था ऑप्शन नंबर ए स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट कौन सा था? हमारा कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट। और ये लॉन्च कब किया गया था? 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था भाई। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह हमने आज़ादी के थोड़े दिन बाद ही लॉन्च कर दिया था हमारा, ठीक है भाई। कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था? जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके कितने साल बाद? 10 साल बाद, 4 अक्टूबर 1957 को, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था? परमाणु अनुसंधान रिएक्टर भारत का पहला। देखो क्वेश्चन 1 नंबर है ना, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लग नहीं रहे कि यार ये क्वेश्चन पता नहीं कब एग्जाम में आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेके हैं। कोई भी रद्दी चीज तो आपको कराऊंगा नहीं, एकदम एंटिक चीज कराऊंगा, बढ़िया वाली, एकदम शानदार। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? रिसर्च रिएक्टर हो गया, या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, या इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर हो गया, नन ऑफ दिस? कौन सा है भाई? आप लगाओ तुक्का तो लगा ही देते हो आप। फर्स्ट आंसर है इसका रिसर्च रिएक्टर। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था? रिसर्च रिएक्टर, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर है, और इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा फैक्ट था नहीं तो मैंने लिखा नहीं। भारतीय वायुसेना का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? वायुसेना का प्रधान कार्यालय कहाँ है? पटना है, दिल्ली है, जयपुर है, इलाहाबाद है? सबको पता है दिल्ली है, कोई बड़ा वो नहीं था। इजी क्वेश्चन भी मैंने 1-2 डाले, तो दिल्ली, ठीक है। और भारतीय वायुसेना का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। भारतीय वायुसेना का जो प्रधान कार्यालय है वो दिल्ली में, याद रखना है, ठीक है भाई। पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुए थे? पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुए थे? पिछला भी एक 23 नंबर क्वेश्चन था ना, रह गया शायद, मैं भूल गया, मैंने इसमें भी नहीं लगाया, वो अगले में लगाएंगे, अगले में लगा दूंगा मैं। एक क्वेश्चन था पिछले में जो ओलंपिक से रिलेटेड था, जो वो BC वाला चक्कर पड़ रहा था, बिफोर क्राइस्ट वाला, वो थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन हो रहा था उसमें, वो मैं लाना भूल गया, अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुए थे? एथेंस में हुए थे, यूनान में, या सेंट लुइस में हुए थे, लंदन में हुए थे, या USA में हुए थे? पहले कहाँ हुए थे भाई? पहले हुए थे एथेंस यूनान में। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ कब था? 1896 में। कहाँ हुआ था? एथेंस यूनान में। अब इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया? पहला हुआ ये हुआ, बाद में लास्ट हुआ कब, अभी लेटेस्ट कब हुआ है? सारी चीजें याद करेंगे ओलंपिक से रिलेटेड, बस थोड़ी थोड़ी चीजें कह रहा हूँ ना, थोड़ी चीजें, एकदम से सारा ओवरलोडेड नहीं करना, फिर भूल जाओगे, छोड़ के भाग जाओगे आप, ठीक है। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो हुए थे अपने एथेंस यूनान में, और हुआ कब था? 1896 में। बहुत डेट इंपॉर्टेंट है ये, इसको छोड़ मत देना मजाक में। 1896 में हुआ था, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24, भौतिक विज्ञान में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? कल नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ी बहुत बात करी थी, किसके नाम पे दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल है। ओस्लो में उसकी जानकारियां दी जाती है कि हाँ किसको नोबेल पुरस्कार इस साल मिलेगा, ऐसे करके ना, और अक्टूबर के महीने में दिया जाता है। कुछ एक चीजें कल पढ़ी थी, PPT रिवाइज करते रहा करो, आपको बोला है ना, जैसे चैनल पे मिल जाएगी आपको, चैनल में आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा,
डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा चैनल का, उसमें आपको मिल जाया करेगी पीपीटी। और पीपीटी बार बार रिवीजन करते रहो, ठीक है भाई। बार बार रिवाइज करोगे तो ही आपको याद होगी, बस आप अपने दिमाग में बिठा लो, रिवाइज नहीं की तो भूल जाएंगे। भौतिक विज्ञान में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? विल्हेम रोएंटजन को मिला था, जेकोबस को मिला था, हेनरी को मिला था, या मैडम मैरी क्यूरी को मिला था? मैडम मैरी क्यूरी का भी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको 2 बार नोबेल मिला हुआ है, दो चीजों में। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। आज तो क्या पढ़ना है, भौतिक विज्ञान में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो वो मिला था ऑप्शन नंबर ए, विल्हेम रोएंटजन को मिला था। विल्हेम रोएंटजन को मिला था। बहुत सारा ज्ञान लेना बाकी है अभी, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते जाएंगे, थोड़े थोड़े आप याद करते जाओ बस। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल है, हीराकुंड है, वेम्बनाड है, या फिर नन ऑफ दिस? तो कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? वह भूपेन हजारिका। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है भाई, अपना यही खत्म होता है 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन करने का मतलब है कि हम 25 क्वेश्चन नहीं कर रहे, 25 क्वेश्चन के साथ साथ में इतने फैक्ट याद कर लेते हैं कि 100 क्वेश्चन अराउंड हो जाते हैं हमारे, 100 क्वेश्चन के लगभग कर लेते हैं। ठीक है, तो बस याद करते जाओ आप। और 200 डे वाली जो सीरीज चला रखी है उसको मत छोड़ो, क्योंकि मैंने उसमें जितना का जितना सिलेबस आपको करवाया ना, ये मान लो कि 2 महीने में हम 70-80% मैथ्स का कर लेंगे और ग्रामर पूरी कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद में जीएस है तो जीएस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। परमार सर वाला बैच ले रखा होगा हमने ना, परमार सर वाले बैच से कर रहे हैं, तो वो जीएस वहां से कर लेंगे एक बार। और उसके बाद पीवाईक्यू ऐसे करेंगे। इसमें तो स्टैटिक में तो 2-3 चीजें होती हैं, जैसे मान लो अब मैंने कोई वो ले लिया, संगीत ले लिया किसी का भी, या नाटक ले लिया, नृत्य ले लिया, जो भी उसमें जितने फैक्ट होते हैं फिक्स है उतने कर लो। और उससे गूगल से सर्च करके, जैसे इकोनॉमी की सर्च कर करके पूरा पेज भरा करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, मतलब कोई चीज़ छोड़ेंगे ही नहीं। पीवाईक्यू मैं अपने तरीके से कराऊंगा, बस इस चैनल से आप जुड़े रहें। और वीडियो को लाइक जरूर करें लास्ट में जाते हुए, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया होगा तभी आपके पास वीडियो आया, नहीं किया तो फिर कर लेना भाई। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सुबह शेड्यूल रोजाना देखा करो, रोजाना उसको फॉलो किया करो। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।